एक कहानी या भी की समीक्षा करेंगे इस वीडियो में हम लोग। एक कहानी या भी की लेखक है मन्नू भंडारी और यह मन्नू भंडारी के जीवन पर आधारित एक कहानी है। यह कहानी आपको सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DSE 4 में आपको पढ़ना होगा। DSE 4 में जो कि आपका बुक का नाम रहेगा साहित्य के नए विमर्श एवं प्रेमचंद्र। और यह जो क्वेश्चन है एक कहानी या भी की समीक्षा प्रस्तुत करें, यह क्वेश्चन आपको रांची यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है जो कि आपको 10 नंबर में पूछा जाएगा। तो यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग समीक्षा करते हैं। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आत्मकथा लेखन का सुदृढ़ परंपरा रही है। मतलब कि आत्मकथा लिखने की सबकी परंपरा रही है। आत्मकथा लेखन की परंपरा में अर्धकथा हिंदी की पहली आत्मकथा के रूप में परिगणित होती है। यह आत्मकथा जैन कवि बनारसी दास की है। कालांतर में भारतीय तेंदु हरिश्चंद्र की आत्मकथा कुछ आप बीती कुछ जग बीती शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसकी पश्चात अनेक आत्मकथाएं लिखी गई। स्वतंत्रतर हिंदी आत्मकथा लेखन के क्षेत्र में आत्मीय मनभावों की लेखिका मन्नू भंडारी का महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी कहानी हो या उपन्यास या फिर हो उनकी आत्मकथा, उसमें सहज जीवन और जीवन की सहजता का एक दर्शन है। सर्वत्र वे जिंदगी के करीबी तथा आत्मीय अनुभव से जुड़ी रहती है। मतलब जिंदगी का जो करीब और आत्मीय अनुभव से जुड़ी रहती है। एक कहानी यह भी लेखिका मन्नू भंडारी के आत्मकथात्मक पुस्तक है, जिसमें वह अपने लेखक की आत्मकथा कहती है। वे स्पष्टीकरण में कहते हैं कि यह शुद्ध मेरी ही कहानी है और इसे मेरे ही रहना था, इसीलिए न कुछ बदलना पड़ेगा, न की आवश्यकता थी, न छाटने काटने की। यहाँ मुझे केवल वही स्थितियों का ब्यौरा प्रस्तुत करना था, वह भी जसकालस जिसमें मैं गुजरी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो कुछ मैंने देखा जाना अनुभव किया, शब्दत उसी का लेखा जोखा है यह कहानी। आगे वह कहती है कि यह मेरी आत्मकथा कतई नहीं है, इसीलिए मैंने इसका शीर्षक एक कहानी यह भी रखा। जिस तरह कहानी जिंदगी का एक अर्धमात्र ही होता है, एक पक्ष एक पहलू, उसी तरह यह भी मेरी जिंदगी का एक टुकड़ा मात्र ही है, जो मुख्यतः मेरी लेखकीय व्यक्तित्व और मेरी लेखन मात्र पर केंद्रित है। मतलब उनकी कहानी एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी छायावतर युगीन कथा लेखी कर्मों में व्यक्त है। उनकी विशिष्ट पहचान बहु पाठकीय एक कहानी यह भी है को लेकर भी है, जिसमें वह अपने आत्मकथा नहीं मानकर कहानी ही मानते हैं। मतलब आत्मकथा भी मान सकते हैं क्योंकि उनकी जीवन से संबंधित ही है। जैसा कि उनके प्रयुक्त वाक्य में पूर्णतः स्पष्ट है। वस्तुतः आत्मकथा तथा आत्मस्मरण में कथा लेखिका मन्नू भंडारी की लेखकीय व्यक्तित्व एवं उनकी लेखन यात्रा को केंद्रितता मिली है, पर साथ ही वहाँ उनके भावात्मक एवं शारीरिक जीवन की कोई पहलू का प्रकाशित होने का सहयोग बना है। और उससे बड़ा विशिष्टता इस आत्मकथा की है कि प्रतिकूलताओं के मध्य जारी लेखिका को लेखन यात्रा में सर्वत्र उनकी
जिजीविषा, सादगी, आत्मीयता और रचना संकल्प एक समान दृष्टिगत होता है। मन्नू भंडारी जी का जन्म, अब उनके जीवन से संबंधित है। जन्म मध्य प्रदेश के अंतर्गत 3 अप्रैल 1931 में भानपुरा गांव में हुआ था। श्री सुख संपत राय उनकी पिता थे। अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रहते थे। वह पहले इंदौर में रहते थे, जहां उनमें काफ़ी सम्मान प्राप्त था। अपने घर पर उन्हें दिनों में वे प्राय 8-10 विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। जिसके अतिरिक्त वह कांग्रेस के साथ साथ समाज सुधार के कामों में लगे थे। उनके पिता के बारे में कहा गया जा रहा है। लेखिका मन्नू जी का लेखन संस्कार अपने पिता से विरासत में मिले। वे 5 भाई बहन में सबसे छोटी रही है। उनकी माँ पिता का स्वभाव से विपरीत था। वे अनपढ़ थे, पर धैर्य और सहनशील उनकी अपेक्षा शायद अधिक थी। मतलब उनके माता, कहीं कारण था कि उनसे मन्नू जी सहित सभी भाई बहनों का गहरा लगाव था। आर्थिक झटके के कारण मन्नू जी के पिता इंदौर से अजमेर आ गए, जहां अपनी बल पर वे अंग्रेजी शब्द हिंदी शब्दकोश की अधूरे कार्य पूरे करने में जुट गए। जैन होते हुए भी मन्नू जी के पिता आर्य समाजों के बीच दीक्षित होकर आर्य समाजी अवश्य बन गए, पर उन्होंने आर्य समाज का समाज सुधार वाला पक्ष ही अपनाया था। अपने प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर मन्नू जी इंटर के बाद बिना किसी के मदद के प्राइवेटरी कोलकाता से बीए और बनारस से एमए किया, जो उन्हें मात्र डिग्री पाने का आयोजन भर लगा। उन दिनों कोलकाता में हिंदी पढ़ने वालों की कमी थी। यही कारण था कि एमए करते ही बालिगंज शिक्षा सदन वाले के आग्रह पर मन्नू जी अपने कैरियर वहीं से शुरू किया। वहाँ रहते हुए ही उन्होंने लेखन कार्य शुरू हुआ। बालिगंज शिक्षा सदन में मन्नू जी के जीवन का महत्वपूर्ण 9 वर्ष गुजरा, जहां उन्होंने जीवन में अनेक नए मोड़ आए। अपनी पहली कहानी उन्होंने यही लिखी। स्कूल की लाइब्रेरी के लिए किताब मंगवाने को लेकर कहानीकार राजेंद्र यादव से उनकी परिचय हुआ। फिर उनसे विवाह हुआ तथा गृहस्थ शुरू होते ही बिटिया का जन्म हुआ। मन्नू जी कहानीकार राजेंद्र यादव की रचनाओं और चेहरे से पूर्ण परिचित थे। कोलकाता में वह अपनी सबसे बड़ी बहन सुशीला के घर में रहती हुई वहाँ की नाटक संस्था अनामिका से साहित्य रूप से जुड़ी। उससे उनकी बहन सुशीला भी जुड़ी हुई थी। वहाँ नाटक के साथ नृत्य संगीत के भी कार्यक्रम होते थे। मन्नू जी ने बिना किसी की प्रेरणा और प्रोत्साहन में अपना पहला कहानी मैं हार गई लिखी थी। इसी प्रकार 7-8 कहानी लिखने के बाद राजेंद्र यादव से उनका परिचय हुआ। अपनी पहली कहानी की कहानी पत्रिका में प्रकाशित होने पर उन्होंने अत्यधिक खुशी हुई। जिसके बाद अपने कहानी यह है पर बनी रजनीगंधा फिल्म को सिल्वर जुबली समारोह में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर उनकी उपन्यास अपनी बंटी का धर्मयुग पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ, जिस पर उन्हें पाठकों की गुदगुदी व्यापक प्रतिक्रियाएं आई, जिसकी पहचान महाभोज उपन्यास की अविस्मरणीय संयंत्र हुआ उपलब्धियों से प्रशंसा के साथ। जैसा अनुभव
मन्नू जी को हुआ वैसा आगे कभी नहीं हुआ। एक अलग और विशिष्ट पहचान बनाते हुए उनके वजूद स्वीकृत हुआ, जिससे मन ही मन हुआ आत्मविश्वास से सर उठी। कहानियों में छपने के साथ लेखन के प्रति उनका उत्सव बढ़ता गया। अभिनेता, अकेली मजबूरी, नशा, यही सच, त्रिशूल, स्त्री सुबोधनी जैसे 50 कहानी मन्नू जी ने अपने लेखन के लंबे दौर में लिखी। मन्नू जी की लेखकीय उत्सव उमंग में टोमानी रंग भी मरने लगे। चूँकि लेखन की आमदनी से गृहस्थ नहीं चलाई जा सकती थी, इसीलिए राजेंद्र जी अपने साहित्यिक गतिविधियों के लिए दिल्ली चले गए। वहाँ आर्थिक आधार तैयार करने में वह जुट गए। जब वे कोलकाता आए तो ठाकुर साहब ने उन्हें शादी की दिशा में ठेल दिया। तब मन्नू जी इंदौर गई हुई थी। वहाँ से उन्होंने शीघ्र ही बुलाया गया। बड़ी बहन सुशीला ने विवाह के लिए 22 नवंबर रविवार का दिन तय किया। गोविंद कनेडिया के लोन में विवाह का रजिस्टर पर दस्तखत किए गए। एक दूसरे को दोनों ने मालाएं पहनाई। इस विवाह में मन्नू जी के पिता की भूमिका स्कूल के प्रेसिडेंट श्री भगवती प्रसाद खेतान राजेंद्र जी और से पिता की भूमिका मनमोहन ठाकुर यानी ठाकुर साहब ने निभाई। इसी लॉन में मन्नू जी की ओर से रिसेप्शन हुआ और गोविंद जी की ओर से रात का खाना हुआ। कुल मिलाकर मन्नू जी और राजेंद्र जी की शुद्ध पंचायती विवाह हुई। बाद में आगरा स्थित राजेंद्र जी के घर पर भी रस्म रिवाज सोलास पूरे किए गए। विवाह उपरांत 4 महीने तक यह तय नहीं हो पाया कि मन्नू जी दिल्ली जाएं या फिर राजेंद्र जी कोलकाता आएं, क्योंकि राजेंद्र जी दिल्ली में अपना आर्थिक आधार तैयार करने में जुटे थे, जबकि मन्नू जी के पास कोलकाता में पहले से नौकरी थी। आखिरकार राजेंद्र जी कोलकाता आने को तैयार हो गए। 1 महीने की भागदौड़ के उपरांत उन्हें रहने के लिए एक छोटी खूबसूरत फ्लैट मिला, जिसमें वह दोनों रहने लगे। वहीं उन्हें पुस्तक पत्रिकाएं पढ़ने, साहित्यकारों से मेल मिलाप तथा लेखन के लिए अनुकूल वातावरण मिला। पर घर की सारी जिम्मेदारी मन्नू जी के जिम्मे रही। वहाँ तब की बच्ची के जन्म से बड़ी जिम्मेदारियों का भी ख्याल मन्नू जी की रखनी पड़ी। इसी दौरान बालीगंज शिक्षा सदन छोड़ते हुए तब भावनात्मक उलझन से उन्हें गुजरना पड़ा। जब नया खुला रानी बिरला कॉलेज में हिंदी पढ़ाने के लिए बुलाया गया, परिस्थिति वंश वहाँ जुटने को विवश हो गई। वहाँ प्राप्त 3 साल का अनुभव आँख में डारा है उनकी नियुक्ति में काम आए। स्कूल में वे 9 साल पढ़ाती रही, पर कॉलेज में पढ़ाने के लिए उन्हें तैयार करनी पड़ती थी और अध्यापन कार्य में लगे रहते हुए तब उन्हें दिक्कत होती कि जिस दिन आया नहीं था, क्योंकि 2 महीने की बच्ची का देख रेख कहानी पड़ती थी। इस कार्य के लिए राजेंद्र जी को उनका अनुमति नहीं देता था। मन्नू जी की छवि का हित या स्पष्ट है कि अजीब संकट के दिन थे, पर सबसे बड़ा संकट था राजेंद्र के व्यक्तित्व में अपना अह की अतिरिक्त चेतना के कारण उभर आई इन गांठों का, जिसमें जीवन की सहज गति को छोड़ झोंक कर रख दिया। कब किस
बात की वह आहत हो जाएगी पता ही नहीं चलता। हंसी मजाक ने मेरी या दूसरी की कही गई साधारण सी बातें भी जब तक उन्हें अपनी आत्मसम्मान पर चोट करनी सी लगती, और बात बहुत सोच समझकर बोलना न मेरा स्वभाव था न आदत। यह मन्नू भंडारी कह रहे हैं। यह कहानी मेरी, यह कहानी अभी में आज भी नहीं अपनी गुस्सा या तकलीफ बोलकर व्यक्त करते थे। वे भी हल्के होते और मेरे लिए भी स्थिर सहज होता। लेकिन राजेंद्र तो एकदम गुस्सा। हाँ, उनका चेहरा और उसका भी प्यार, उनका आचरण जरूर सब कुछ व्यक्त कर देता, और मैं गुमसुम रहने वाला इस राजेंद्र यादव में शादी के पहले वाले राजेंद्र को ढूंढता रहता। आज के हंसते खिलाते राजेंद्र को देखकर कोई विश्वास कर सकेगा कि उनकी ज़िंदगी में ऐसा दौर भी गुजरा। एक बार की बात है कि इलाहाबाद में जी के बड़े बेटे की शादी में शरीक होने के लिए कोलकाता में मन्नू जी और दिल्ली से राजेंद्र जी आए। वही सुभद्रानंदन पंत ने उनकी पात्र मौखिक प्रस्ताव भिजवाया था कि उस साल रेडियो की कुछ नियुक्तियां होने थी, और यदि राजेंद्र उनके लिए अपनी स्वीकृति देंगे तो उन्हें अत्वलोगार उन दिनों नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा होनी पड़ती थी। इस बाबत पंत जी ने राजेंद्र जी के यहाँ तक आश्वस्त कर दिया था कि हॉल में अपनी उपस्थिति लगा जाए, बाकी कॉपियाँ तो मेरे पास ही आएगी। मतलब राजेंद्र जी को पंत जी बोलते हैं कि रेडियो में वैकेंसी भरो और खाली परीक्षा में बैठो, क्योंकि कॉपी मेरे पास ही आएंगे और मैं तुम्हें पास कर दूंगा। आपको कोलकाता में ही देना होगा। इधर राजेंद्र जी अब परीक्षा देने नागवार महसूस होने लगे, अतः वे नहीं ही गए। लेखिका के अनुसार मुझे उनकी नौकरी न करने से कोई शिकायत थी न तकलीफ की, केवल इस बात की थी जब आप नौकरी कर ही नहीं सकते वरना ही नहीं चाहते तो कम से कम फिर मेरी नौकरी कहने और घर चलाने पर इतनी कुटाएं पालकर मेरी और अपनी जीवन तो इतनी असहज और तकलीफ दे मत बनाइए। मनु जी कोलकाता लौटी तो चीनी आक्रमण हुआ। कुछ ही साल पूर्व भारत आए चाउ ए लाओ लाई को कोलकाता में भव्य स्वागत किया गया और हिंदी चीनी भाई भाई की घोषणा हुई। चीनी आक्रमण होते ही संकट के इस समय एकजुट होकर सारा देश यथासंभव प्रयास सहयोग में कुछ न कुछ करने लगा। बार में मनु जी को दिल्ली में मेराठी हाउस में नियुक्त हुई, जहां कोलकाता का माहौल कोलकाता से बहुत अलग था। फिर वहां धीरे धीरे रसने बसने लगे। सन 1965 में राजेंद्र जी ने जवाहरलाल चौधरी के साथ मिलकर अक्षर प्रकाशन की स्थापना की। कुछ वर्ष बाद देश में आपातकाल की घोषणा होते ही देश में भारी उथल पुथल से जुटने लगी। लेखिका के अनुसार जयप्रकाश नारायण दिन में दिन जयप्रकाश नारायण और दिन अब दिन की जोर पकड़ता। उनकी संपूर्ण क्रांति का आंदोलन इंदिरा और संजय गांधी, जो कि उस समय के कांग्रेस के नेता थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, संजय गांधी उसके बेटा,
भारी संकट बनता रहा था। कोई बड़े बड़े लेखक संपादक भी उनकी समर्थक में खुलकर लिख बोल रहे थे। पटना में जीपी एक रैली का आयोजन किया तो देश की जनता सारी सरकारी प्रतिबलों को तोड़कर जैसे तैसे बड़ी संख्या में जा उपस्थित हुई। यह उपस्थित प्रायोजित कतई नहीं शुद्ध स्वैच्छिक थी। नतीजन सन 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। उन्हें दिन बलिहारी का दिल दहलाने वाली घटना हुई, जिसके पश्चात 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई। 1984 के ही नवंबर में साउथ ईस्ट इंडिया एशिया के लेखिकाओं की सम्मेलन में भाग लेने के लिए कलोन जर्मनी में मन्नू जी का एक निमंत्रण लिया। विदेश जाने का उन्हें कतई शौक नहीं था, फिर भी जाने के लिए मन्नू जी राजी हो गई। सन 1986 में अक्षर प्रकाशन से राजेंद्र जी का संपादन हंस का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। सन 1991 में मन्नू जी सेवानिवृत्त हुई। उनकी लेखन कार्य और साहित्यिक आयोजनों में भाग लेने का सिलसिला आज भी पूर्ववत जारी है। जहाँ तक भाषा का प्रश्न है तो इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि वस्तुतः आत्मकथा की भाषा सांकेतिक और संवेदनात्मक है। अपने जीवन की वास्तविकता मन्नू जी ने यहाँ इस गहरी संवेदनात्मक भाषा की प्रस्तुति की। या अंतर्भूत इस भाषा की लेखिका का सामान्य जीवन तथा उनके मन में उठ रहे संघर्ष एवं उनकी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति अत्यंत सहज ढंग से हुई। अतः वस्तुतः आत्मकथा से मन्नू जी की जीवन स्थितियों के साथ ही व्यक्तित्व सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों की भलीभांति उजागर हुई है। यह थे मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी की समीक्षा। एक कहानी यह भी में मन्नू भंडारी कहते हैं कि वह किस प्रकार से अपने जीवन में राजेंद्र जी से शादी किए, अपने पिता को भी उस शादी में नहीं बुलाए और अपने गृहस्थ जीवन का शुभारंभ कैसे किए, अपने परिस्थितियों को कैसे उभाले तथा वह किस प्रकार से वह अपने आगे बढ़ते गए। अपने जीवन की सारी घटनाओं के बारे में मन्नू भंडारी जी इसमें कहते हैं, जो कि आपको सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स DSC फॉर्म में पूछे जाएंगे।